डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखो जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था 18/8/2025 रिवीजन का चल रहा है सीरीज नंबर 15। तो उसके जो सेकंड ग्रेड साइंस का फिजिक्स का पार्ट के हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो प्रश्न देखो आप, लगभग 40 से लेकर 45% के बीच में आपके इसमें बिलोंग करने वाले हैं। तो देखो, निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म की विमाएं समान नहीं है। देखो, विमा से क्वेश्चन रहने वाला है, तो आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है विमा समान है या नहीं, वो भी पूछ सकता है। देखो, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा, इसकी विमा हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? कार्य की ऊर्जा, कार्य की ऊर्जा क्या और ऊर्जा की दोनों की समान रहती है, और दोनों की विमा क्या रहने वाली है? m1l2t-2 रहने वाली है। क्या होता है? कार्य और ऊर्जा की दोनों की विमा समान रहती है m1l2t-2। अब देखो, प्लांक नियतांक एवं कोणीय संवेग, प्लांक नियतांक हम कहाँ से निकालेंगे? हमारा सूत्र होता है E बराबर एच न्यू। न्यू आपकी आवर्ती होती है, प्लांक नियतांक h है, h बराबर क्या हो जाएगा? E अपॉन न्यू हो जाएगा। E क्या है? आपकी ऊर्जा, और ये न्यू आपकी आवर्ती। क्या है? आवर्ती है। अब देखो, E ऊर्जा की हम लिखते हैं m1l2t-2 बट्टे आवर्ती की विमा क्या होती है? प्रति सेकंड के रूप में चलती है। किसमें? प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड t-1, थोड़ा सा करोगे आप तो आ जाएगा m1l2, ऊपर जाएगा ये प्लस का रहेगा +1, तो आ जाएगी -1। तो ये आपकी क्या है? प्लांक नियतांक की विमा। अब देखो, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग की आपको कैसे निकालोगे आप? क्या होता है कोणीय संवेग? आप लिखते हो जे के रूप में, जे बराबर आई ओमेगा। क्या लिखते हो? आई ओमेगा। थोड़ा सा आप लिखोगे MVR, ये आपका कोणीय संवेग होता है। तो देखो, इसकी विमा लिखेंगे, आई आपका जड़त्व गुण है, ओमेगा आपका घूर्णन वेग है। MVR के रूप में, M की क्या होती है? M द्रव्यमान होता है, V की L T-1, फिर R की क्या होती है? R है मीटर में मापेंगे, L1। तो आप करोगे तो होती है आपकी M1L2 और T-1। देखो, समान है क्या? कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक। कोणीय वेग और आवर्ती, कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा क्या होती है? कोणीय वेग मैं लिख देता हूँ, ओमेगा बराबर 2π/T के रूप में लिखते हैं, 2π/T के रूप में। तो क्या हो जाएगा इसका? T-1 ओमेगा की। आवर्ती न्यू प्रति सेकंड के रूप में लिखते हैं, तो क्या होता है? T-1। ये भी समान होती है। क्या होती है? ये भी समान होती है। बलागुण टो क्या होता है? बलागुण टो बराबर RF, R क्रॉस F लिखते हैं, लेकिन हम क्या RF ही मान लो एक बार। फोर्स की हमें पता है R मीटर में L1, और फोर्स की M1L1 T-1। तो क्या आ जाएगी आपकी? आ जाएगी M1L2T-1। देखो, इस प्रकार की कोई विमा है, देखो ये है प्लांक नियतांक के बराबर हो रही है बलागुण। आवेग, आवेग क्या होता है? I बराबर क्या लिखते हैं आवेग को? I बराबर m.v के रूप में। क्या लिखोगे आप आवेग को? I बराबर m∆v के रूप में लिखते हैं, तो लिख दो आप M1L-T-1। ये आपकी आवेग की आ गई। ये आपकी किसकी है? आवेग की। तो देखो, आवेग और ये आपकी बल आघूर्ण, ये आपका क्या है? बल आघूर्ण है। ये आपका क्या है? बल आघूर्ण है। देखो, विमा किसकी समान है? देखो, कार्य ऊर्जा की समान है, सही बात है। प्लांक नियतांक कोणीय संवेग समान है, सही बात है। कोणीय वेग और आवर्ती ये भी समान हो रही है। हो कौन सी नहीं रही है? बल आघूर्ण और आवेग की समान नहीं हो रही। तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही है। देखो, बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं, किसकी विमाएं समान नहीं होती हैं, किसकी होती हैं, कई बार देते थे किसकी होती हैं। तो आपको सभी को
सॉल्यूशन करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा, नहीं चलेगा। अगला प्रश्न देखो दूसरा, यदि कोई भौतिक राशि P 4 प्रक्षेपण योग्य राशि A B C D इस प्रकार संबंधित है, देखो ये रहा P बराबर A स्क्वायर B क्यूब बट्टे C वर्गमूल D के रूप में, जहां A B C D के मापांक में त्रुटियां दे रखी हैं, प्रतिशत में 1%, 2, 3, 4% त्रुटि दे रखी है। तो इसके P के माप में त्रुटि देखो निकालते हैं। P के माप में P बराबर आपको दे रखा है A स्क्वायर B क्यूब C वर्गमूल D के रूप में, ये दे रखा है। अब इसको हम किस में, त्रुटियों के रूप में हम लिखेंगे डेल्टा P बटे P बराबर क्या है, 2 गुणा डेल्टा A बट्टा A प्लस 3 गुणा डेल्टा B बट्टे B प्लस नीचे वाला डेल्टा C बट्टा C प्लस 1/2 डेल्टा D बट्टा D के रूप में लिखते हैं। थोड़ा सा और सोल्व करोगे आप प्रतिशत के रूप में लिख सकते हो, तो प्रतिशत में लिखो डेल्टा P बट्टे P गुणा 100, ये तो चलता है प्रतिशत में, और इनके भी सबके क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। डेल्टा A बट्टा A गुणा 100 प्लस डेल्टा B बट्टे B गुणा 100 क्या है, 3 है इसके मल्टीप्लाई में, प्लस डेल्टा C बट्टा C गुणा 100 प्लस 1/2 डेल्टा D बट्टा D गुणा 100, ये रहने वाला। अब देखो आपको क्या दे रखा है, डेल्टा A बट्टा A गुणा 100 कितना दे रखा है, 1% मान रख दो, आप रख दो 2 गुणा 1% है, फिर 3 है, और इसका B का प्रतिशत में दे रखा है 2 प्लस C का कितना है 3, D का कितना आपका 4 है, तो 1/2 गुणा 4, और सुन लो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 प्लस ये हो जाएगा 2, जोड़ दो आप 6 8 8 3 11 2 13, कितने प्रतिशत है, 13% है। कितने, 13% है क्या ऑप्शन आपका, ऑप्शन डी है 13%। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बनते हैं, आपको फॉर्मूला दे देगा और आपको प्रतिशत त्रुटि पूछ लेगा, तो आपको डायरेक्ट आपको याद रखनी है कि इस प्रकार से हम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। आगे आगे देखो, किन्हीं दो सदिश ए बी के लिए यदि ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी के रूप में दे रखा है और इसका मापांक दे रखा है, ठीक है, और सी बराबर ए प्लस बी का परिमाण होगा, आपको क्या पूछा, इसका परिमाण पूछा है। तो देखो सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं हम, जो आपको कंडीशन दे रखी है उसको क्या दे रखा है, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का मापांक लिख दो। ए डॉट बी को कैसे लिखोगे, ए बी साइन ए बी कोस थीटा, किसमें डॉट प्रोडक्ट है तो क्या है ए बी कोस थीटा, और इसको क्रॉस में लिखोगे ए बी साइन थीटा एंड के केप के रूप में लिखते हैं, तो जो डायरेक्शन बताती है तो हम उसको डायरेक्शन के रूप में नहीं लिखेंगे। देखो ए बी दोनों तरफ है, कट जाएगा, क्या बचेगा आपका कोस थीटा बराबर साइन थीटा। थोड़ा सा वो लिख दूं मैं, 1 बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो 1 बराबर टेन थीटा, और अगर मैं थीटा निकालना चाहूँगा तो आप लिख सकते हो टेन इनवर्स कितना 1, कितने पर होता है भाई 45 डिग्री पर, क्या होता है थीटा कितना होता है 45 डिग्री होता है, तब उसका टेन का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो दोनों के मध्य को कोण कितना आ गया 45 डिग्री, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो सी का आपको क्या ज्ञात करना है, परिमाण, कैसे लिखोगे परिमाण, सी स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी के रूप में, सी बराबर लिख दो, वर्गमूल में लिख दो, क्या दिक्कत है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, इसको खोल लो, ए बी डॉट प्रोडक्ट है, क्या जाएगा आपका कोस थीटा, क्या जाएगा आपका कोस थीटा। देखो थीटा का मान हमने निकाला, कितना है थीटा का मान 45 डिग्री है, तो निकाल लिख दो वहाँ पर 45 डिग्री, तो आ जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस
45। आपको पता है कोस 45 का मान कितना होता है, 1/वर्गमूल 2। कितना होता है कोस 45 का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोस 45 डिग्री आता है 1/वर्गमूल 2। ये भी आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसके आपको मान याद रखने पड़ेंगे इस वेक्टर के लिए। a² + b² + 2ab 1/वर्गमूल 2। देखो 1/वर्गमूल 2 है, 2 है, तो देखो 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं हम, √2 गुणा √2, ये हम लिख सकते हैं। तो लिख दो, तो c बराबर आपका आ जाएगा a² + b² प्लस क्या आ जाएगा, √2 बच जाएगा, √2 से 2 कट जाएगा, और b। इस प्रकार का ऑप्शन देखो आपको मिल जाएगा। कहाँ है, a² + b² नहीं है, a + b डायरेक्ट नहीं होगा, ये a² + b² + ab/√2 नहीं, वर्ग क्या आता है बट्टे में नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये आपका देखो a² + b² + √2ab, इस प्रकार का ऑप्शन डी बनता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेक्टर के प्रश्न है। तो वेक्टर के प्रश्न इस प्रकार के रहने वाले हैं। तो आपको साइन थीटा कोस थीटा के टोटल 0, 30, 45, 60 और 90 के मान आपको याद होने चाहिए, और 10 के भी, तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों के आपको मान याद करो। उसके बाद में आपको ये बहुत ही इजी लगने लग जाएंगे। अगला देखो, एक मोटर बोट उत्तर दिशा में 30 डिग्री वेग से गतिमान है। देखो हम ये मान लेते हैं ये आपका क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, उत्तर दिशा में है, और उसका मोटर बोट बी का वेग कितना है, 30 किलोमीटर/आवर है। ये दे रखा है, ठीक है, यहाँ से ठीक है। अब देखो इस क्षेत्र में जलधारा का वेग 12 किलोमीटर/आवर है। देखो जलधारा हमें डायरेक्शन नहीं दे रही कि कितनी है, मोटर बोट तो भाई पानी में तैरेगी, ये जलधारा है। अब देखो इसका वेग कितना है, 12 किलोमीटर/आवर है। जलधारा की दिशा हमें ये देखना है, जलधारा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर। देखो ये आपकी डायरेक्शन क्या है, आपकी ये साउथ है, दक्षिण डायरेक्शन है, और इधर आप क्या है, इसका ईस्ट है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये दक्षिण है। अब देखो दक्षिण से पूर्व की ओर, इस पर आप फोकस करो, दक्षिण से पूर्व की ओर। देखो दक्षिण से पूर्व की ओर मतलब कि यहाँ पर हो सकती है, ये आपकी जलधारा की दिशा है। जलधारा की दिशा कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का, 60 डिग्री का कोण बनाती है। हम जलधारा V से निरूपित कर दो आप, VW वाटर का वेग कितना है, 12 किलोमीटर/आवर है, ठीक है, लिख दिया हमने, दे रखा। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, मोटर बोट का परिणामी चाल ज्ञात करनी है। भाई ये इस दिशा में बह रही है, चल रही है, और ये इस दिशा में जलधारा है, तो हो सकता है कि उसका वेग वो इस दिशा में चले, VB आपका रिजल्टेंट है, मोटर बोट का रिजल्टेंट वेग। अब देखो इसकी हमें कोण का पता होना चाहिए, ये कोण है, ये अगर अपन को पता चल गया तो हम निकाल सकते हैं। देखो ये पूरा कोण कितने का है, 180, तो क्या है 180 माइनस 60 डिग्री में निकाल देता हूं, तो क्या बचा, 120 डिग्री। कितना बचा, 120 डिग्री। तो मोटर बोट के वेग और जलधारा के वेग में कोण कितना है भाई, कितने डिग्री के कोण पर वो दोनों हैं, तो वह है 120 डिग्री कोण पर, ये निकल गया। अब देखो इसका वेग, तो V रिजल्टेंट किसका, बोट का, कैसे लिखोगे, वर्गमूल में VB बोट का, VW वाटर का, 2VB VW इंटू cos ऑफ थीटा, इस प्रकार से लिखते हैं वेक्टर के रूप में। तो मान रख दो, अपन का आंसर आ जाएगा। मान रखो VB ये कितना है, 30 प्लस W कितना है आपका, VW 12, 2 गुणा 30 गुणा 12 गुणा कोस ऑफ कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का रखो आप, क्या आएगा 900 प्लस 144, इसको गुणा करो आप, 24 14 34 72 720, और ये आपका आ जाएगा
साइन कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और ये आ जाएगा माइनस में। क्यों? 90 प्लस 30 करोगे आप, 90 प्लस 30 करोगे तो आप इनको जोड़ो एक बार, क्या आ जाएगा आपका, मैं इधर लिख रहा हूँ 900 और 144 हो गया आपका 1044, कितना हो गया 1044 माइनस के साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, मैं लिख देता हूँ, देखो बार बार ये आते हैं, 1/2 होता है, तो आ जाएगा आपका 720 इंटू 1/2, ये 360 आ जाएगा, ये कितना है 1044, तो आप लिखोगे क्या आ जाएगा आपका, मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा इधर, तो आपका आ जाएगा 1044 माइनस कितना है 360, करोगे आप 360 घटाओगे इसमें से, तो आपका आ जाएगा 4 8 6 684 का वर्गमूल करोगे, कितने का 684 का आप वर्गमूल करोगे तो क्या आ जाएगा, कितना आया इसमें 684, इसका वर्गमूल करोगे आप 25 का 625 होता है, 26 676, तो ये आ जाएगा 26 किलोमीटर प्रति हावर, 27 ज़्यादा हो गया 729, तो क्या हो गया लगभग 26 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखो ऑप्शन में लगभग आ गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन देखो ए में 18 है, नहीं है, बी में 42 नहीं है, सी देखो सी आपका ऑप्शन 26 किलोमीटर प्रति आवर है, डी आपका 22 है, 22 नहीं है, तो कितना आ गया 26 किलोमीटर प्रति घंटे इसका वेग हो जाएगा। वेग की डायरेक्शन क्या रहेगी भाई, वेग की डायरेक्शन रहेगी आपकी पूर्व से उत्तर की ओर, ये इसके बीच में रहने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है किसी कण की गति के लिए विस्थापन समीकरण दे रखा है, क्या है विस्थापन समीकरण ये दे रखी है, तो आपको क्या है x मीटर और t सेकंड में है, तो विस्थापन क्या होगा जब वेग शून्य होता है, देखो वेग शून्य हो तब विस्थापन आपसे पूछ रखा है इसमें, तब आपको विस्थापन पूछ रखा है। देखो थोड़ा सा सोल्व करेंगे, क्या है आपको दे रखा है विस्थापन समीकरण 3x बराबर 3t-6, दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो इसका आ जाएगा 3x 3t-6, दोनों तरफ वर्ग कर दिया हमने, 3x बराबर इसको करो 9t² प्लस का 36 माइनस के 18 दूनी 36 t, ये आपका क्या आपका ये आ जाएगा विस्थापन समीकरण ही है, विस्थापन समीकरण x के रूप में लिखेंगे, भाग लेंगे 3 का, तो 3t² प्लस 12 माइनस 12t। अब इसका क्या करेंगे हम एक बार अवकलन करेंगे, क्या करोगे अवकलन, क्या करना आपको अवकलन करने पर भाई विस्थापन का अवकलन करोगे तो वेग आ जाएगा, तो v बराबर dx/dt, क्यों यहाँ से हम टाइम निकालेंगे कि वेग कब शून्य होगा, तो क्या आ जाएगा 6t, 12 का 0 आ जाएगा -12, तो v बराबर 0, तो आपका 6t माइनस के 12 बराबर 0, तो यहाँ से t निकालोगे आप तो आ जाएगा क्या आ जाएगा 6t बराबर 12 है, और आपका t बराबर 12/6 बराबर 2 सेकंड, मतलब कि t बराबर 2 सेकंड पर क्या हो जाएगा उसका वेग शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन ज्ञात करना है, तो विस्थापन का आप समीकरण आपके पास दे रखा है 3x बराबर वर्गमूल में 3x वर्गमूल में 3t-6, t के स्थान पर मान रख दो, आपका विस्थापन आने वाला है। तो देखो 3 × 2 -6, 3 दूनी 6 -6 बराबर 0, विस्थापन क्या होगा भाई 0 होगा, क्यों ये 0 है, तो ये आपका आप क्या हो जाएगा वर्गमूल 3x करो, वर्ग कर लेना, 3x बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा 0, तो विस्थापन क्या हो जाएगा 0, t बराबर 2 सेकंड पर विस्थापन 0 हो जाएगा, तो वेग भी शून्य होगा। ऑप्शन आपका डी इसमें राइट आंसर है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न देखो, 5 kg और 10 kg के द्रव्यमान घिरनी पर लटकाए गए हैं, देखो ये रहा 5 kg और 10 kg द्रव्यमान के एक घिरनी की सहायता से दोनों द्रव्यमान लटका दिए गए, तो निकाय का त्वरण क्या होगा, निकाय का त्वरण भाई किधर होगा जिधर द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो देखते हैं
तो ये आपका फर्स्ट है द्रव्यमान, ये आपका सेकंड है। देखो तो इसका त्वरण ए मान लेते हैं, ए त्वरण को इधर की तरफ गति करेगा, तो ये भी ऊपर की तरफ ए त्वरण से गति करेगा, ठीक है। अब रस्सी में तनाव, भाई तनाव बल टी मान लेते हैं रस्सी में, नीचे की तरफ कौन सा बल रखा है, एम जी नीचे की तरफ। इसमें देखो इसमें भी क्या है, रस्सी में तनाव टी है, समान रहेगा दोनों में, और इसका नीचे की तरफ एम जी, नीचे की तरफ बल रखा एम जी। अब देखो हमारे पास दो हम डायग्राम बना लिए, फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट के लिए दोनों बलों को संतुलित करता हूँ। ऊपर की तरफ कौन सा बल लगता है, एक तो त्वरण जा रहा है एक त्वरण से, और टी बी ऊपर की तरफ है, टी बी आपका ऊपर की तरफ है। तो आप टी निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, टी कैसे निकालोगे आप, टी निकालो तो आप लिख सकते हो एम ए माइनस टी बराबर एम जी के बराबर। क्यों, एम ए में से टी घटेगा तो एम जी आ जाएगा, क्यों, एम ए ज़्यादा है, दूसरी तरफ आ रहा है, तो टी निकालूंगा मैं। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा एम ए प्लस का एम जी। एम का मान रख देता हूँ मैं, एम भी उधर रख रहे हैं ना हम, तो 5 ए प्लस 5 जी, ये आपकी समीकरण फर्स्ट आ गई। सेकंड देखो, सेकंड कंडीशन आपको क्या दे रखी है भाई, सेकंड कंडीशन दे रखा है त्वरण नीचे की तरफ है, तो क्या आ जाएगा, टी बराबर एम जी माइनस एम ए। देखो m2 लिख देता हूँ, इधर m1 लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। तो देखो तो t बराबर आ जाएगा 10 g माइनस के 10 a, ये आपकी सेकेंड समीकरण है। दोनों के लिए, दोनों डायग्राम है उसके लिए दो समीकरण आ गए, दोनों क्या है आपके तनाव बल के बराबर हैं, दोनों क्या हैं, तनाव बल के क्या हैं, वो बराबर हैं। तो देखो तो लिख दो बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट व सेकंड से क्या लिख सकते हो, 5 ए प्लस 5 जी बराबर 10 जी माइनस 10 ए। तो ए को एक तरफ ले जाओ, तो 5 ए प्लस 10 ए बराबर 10 जी माइनस 5 जी रह जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 ए बराबर 5 जी। तो ए बराबर आ जाएगा 5/15 जी, 5 क्या आ जाएगा, 15 जी आ जाएगा। देखो 5/15 जी, थोड़ा सा और सोल्व करके गांठ दो, 5 एकम 5, 5 3 15, तो क्या बचा, ए बराबर आ जाएगा g/3। ऑप्शन देखो कौन सा है, ए बराबर g/3। आपका g नहीं है, g/2 भी नहीं है, g/3 यह आपका सही है, g/4 भी नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत से बनते हैं, चाहे आप गिरनी वाला ले लो, चाहे आप टेबल पर गिरनी लगाकर एक नीचे की तरफ लटका लो, सेम कंडीशन बनेगी। दोनों के लिए एफडी फ्री डायग्राम बॉडी बनाएंगे हम, और उसके सभी बलों को दर्शाएंगे। सभी बलों को दर्शाने के बाद हम बलों का संतुलन कर लेंगे। देखो फर्स्ट पिंड के लिए हमने संतुलन किया, सेकंड पिंड के लिए हमने यहाँ पे संतुलन किया, ये सेकंड पिंड के लिए। तो ये आपके ऑप्शन निकल कर आएगा। त्वरण पूछा आपसे, त्वरण क्या हो जाएगा, a बराबर g/3 के वेग से ये नीचे की तरफ गति करेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु की चाल कितनी है भाई, u है, वस्तु की चाल क्या है, u। s दूरी तय करने पर इसकी चाल क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। भाई u चाल है शुरुआत में, s दूरी तय की, उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 2u। भाई दुगुनी होगी चाल, कितनी हो गई, 2u चाल इसकी हो जाएगी। तो निकालो, देखो 51, ये 52 है। तो देखो s, मैं लिख दे रहा हूँ, s दूरी तय करने पर चाल कितनी हो गई भाई उसकी, 2u हो गई। चाल कितनी होगी उसकी, 2u चाल इसकी हो गई। तो देखो हम इसमें क्या लगाएंगे, आपके गति का प्रथम समीकरण, तृतीय समीकरण लगाने वाला है। क्या होता है तृतीय समीकरण, v² बराबर u² प्लस 2as। ये तो है क्या, s दूरी तय कर ली उसने, हमें यहाँ से क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। क्या निकालना है, त्वरण इसका निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, कितनी होगी उसकी चाल, 2u
यू स्क्वायर प्लस प्रारंभिक यू थी, ये दे रखा प्रारंभ में 2 इंटू एस दूरी तय कर ली, 4 यू स्क्वायर प्लस 2as क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो आ जाएगा 3 यू स्क्वायर बराबर 2as। तो ऐसा आपका नहीं, तो क्या पूछा आप क्या लिखोगे, त्वरण लिखोगे, क्या लिखोगे त्वरण, a बराबर आ जाएगा 3/2 s आ जाएगा और यू स्क्वायर आ जाएगा। ये किसका, ये त्वरण आया है अभी, क्या आया, ये त्वरण आया है। हमें क्या पूछा है, अगर वो s दूरी अतिरिक्त तय करे, देखो s तो कर ली उसने और s अतिरिक्त करवा रहा है, देखो प्रश्न देखो, s अतिरिक्त दूरी, तो उसकी दो टोटल दूरी कितनी हो गई, हम लिख देते हैं कुल दूरी कितनी हो जाएगी, s पहले थी s बाद में 2s हो जाएगी। तो उसका आपको क्या पूछा है, वेग पूछा है, त्वरण नहीं पूछा, वेग पूछा, चाल उतनी है, उसका चाल पूछा है। तो देखो वही गति का तृतीय समीकरण, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो हमें v ज्ञात करना है, यू स्क्वायर था पहले ही, a कितना, a हमने निकाला है कितना है 3 यू स्क्वायर बट्टे 2s, और s क्या है, अब आपका s क्या है, कुल दूरी s डेस, हम क्या लिख सकते हैं 2s के रूप में। देखो 2s से 2s कट गया, 2s से 2s कट गया, तो क्या आएगा आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 यू स्क्वायर, 6 यू स्क्वायर, तो 6 1 7, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, देखो आपका आ जाएगा v स्क्वायर बराबर 7 यू स्क्वायर, देखो 6 पहले से ये एक बाद में 7 हो गया, तो v बराबर क्या आ जाएगा वर्गमूल 7 यू स्क्वायर, तो वर्गमूल 7 यू, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर है। देखो ऑप्शन नंबर सी, देखो 2 बार हम इस समीकरण को लगा रहे हैं, ये आपका गति का तृतीय समीकरण है, इसको हम 2 बार काम में ले रहे हैं। पहले s दूरी के लिए क्या निकाला हमने, त्वरण निकाल लिया, और फिर वापस ये लगाकर हम क्या निकाल लेंगे, उसका वेग निकाल लेते हैं, तो अगला प्रश्न देखो, अगला है 3 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक बल लगाया जाता है जो ग्राफ में दर्शाए के अनुसार परिवर्तित होता है। देखो यहाँ से और इस पर बल लगाया तो ये इस प्रकार से इसमें समय के अनुसार इसका ग्राफ चेंज हो रहा है, तो उसके संवेग में मान पूछा, उसका संवेग पूछा है, क्या पूछा, उसका संवेग निकालोगे आप, संवेग निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, संवेग मैं लिख देता हूं यहां पे, संवेग कैसे निकालोगे, जो बल और त्वरण है, सॉरी समय है, क्या है F इंटू टी, एफ टी क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल निकालोगे आप। देखो 2 चीज़ बन रही है क्षेत्रफल में, एक तो ये आपका क्या है भाई, ये आपका क्या है, देखो ये आपका त्रिभुज है, क्या ये क्या बन रहा है, एक तो त्रिभुज है और ये आपका एक वर्ग है, 2 चीज़ बन रही है, इसका नाम दे दो A B C फिर D और E, कैसे भी नाम दे दो, तो मैं लिख सकता हूँ FT क्षेत्रफल, FT जो आपका गिरा हुआ क्षेत्रफल है उसका, तो क्या लिखता हूँ 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है AC, ऊंचाई कितनी है BC, प्लस का देखो उसमें देखो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे लिखोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, तो देखो क्या जाएगा EC गुणा DE, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है, तो देखो 1/2, आधार कितना है 0 से लेकर 2 तक है, कितना है 2, BC कितना है ये 10 तक, ये 10 प्लस EC भी कितना आपका, EC देखो ये आपका दे रखा 4 देख रखा ऑलरेडी, कितना आ गया 4 इंटू ये 10 बराबर, ठीक है, तो देखो कितना आया 2 से 2 आप काट सकते हो, कितना आया 10 प्लस 40 बराबर 50 आ जाएगा न्यूटन गुणा सेकंड,
न्यूटन गुणा सेकंड। देखो ऑप्शन आपका कौन सा है, ऐसा आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका डी है, 50 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ऑप्शन आपका इसमें डी सही हो जाएगा। इस प्रकार के जो जो ग्राफ दे रखे हैं उसके घिरे हुए क्षेत्रफल आप ज्ञात करोगे तो आप आकृति देख लेना, उसका क्षेत्रफल निकाल लेना, वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे संवेग का पूछे, आपका विस्थापन भी पूछ सकता है, त्वरण भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देखो, किसी स्प्रिंग के भार से, स्प्रिंग से एक भार लटका दिया तो उत्पन्न खिंचाव x है। देखो स्प्रिंग से हम भार लटकाएंगे तो क्या है, स्प्रिंग में तनाव के कारण क्या है, उसका विस्थापन होता है, कितना खिंचाव उत्पन्न हो गया, x है। संचित ऊर्जा का मान क्या होगा भाई, ऊर्जा का मान क्या होगा, ऊर्जा का मान देखो स्प्रिंग के लिए क्या लिखते हो, स्प्रिंग की ऊर्जा क्या लिखोगे आप, E बराबर काइनेटिक एनर्जी, E बराबर 1/2 के एक्स का स्क्वायर। के है आपका स्प्रिंग नियतांक और एक्स क्या है, उसमें कितना खिंचाव उत्पन्न हुआ, उसमें कितना खिंचाव उत्पन्न हुआ। देखो स्प्रिंग बल, बल की बात करेंगे तो क्या होता है, F बराबर के एक्स के रूप में लिखते हैं। स्प्रिंग बल क्या होता है, F बराबर के एक्स के रूप में। थोड़ा सा इसको चेंज करो आप, चेंज करेंगे हम, क्या आ जाएगा 1/2 के से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं के, तो आ जाएगा देखो एफ के क्या है आपका, के एक्स क्या है आपका एफ है, तो एफ स्क्वायर बटे 2 के, एफ स्क्वायर बटे 2 के, ये आपकी ऊर्जा स्प्रिंग की। अब देखो हमारा ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, टी तनाव के रूप में दे रखा है। क्या दे रखा है, टी तनाव के रूप में आपको दे रखा है। तो क्या बल क्या होता है, तनाव के रूप में होता है, उसमें बल क्या होता है, तनाव के रूप में होता है। तो एफ बराबर टी के रूप में हम लिख सकते हैं दोनों को। तो आप लिख सकते हो उसकी ऊर्जा टी स्क्वायर बटे 2 के। थोड़ा सा आपको ध्यान भटकाने के लिए ये किया है, एफ स्क्वायर अपॉन 2 के भी लिख देते तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन क्या है इसने टी दे दिया। लेकिन क्या तनाव बल और आपका ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं बल, ये दोनों बराबर होते हैं। तो आपका ऑप्शन टी स्क्वायर बटे 2 के आपका ऑप्शन ए बनता है। बी देखो टी स्क्वायर अपॉन 2 के स्क्वायर नहीं है, ये उल्टा दे रखा है इसका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए इसका राइट आंसर हो गया। आपको ये भी दे सकता है एफ स्क्वायर अपॉन 2 के, ये भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, टी न देकर एफ के रूप में भी वो लिख सकता है। अगला प्रश्न देखो, एक क्षैतिज स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक दे रखा है। स्प्रिंग नियतांक किससे निरूपित करते हैं, के बराबर 15 न्यूटन बटे मीटर स्प्रिंग नियतांक। और इस पर क्या है, 150 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड स्प्रिंग पर लटकाएंगे, एक पिंड जिसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, 150 ग्राम, ग्राम है तो इसको किलोग्राम में चेंज कर दो, 150 गुणा 10⁻³ kg। थोड़ा सा और करोगे इसको तो 15 गुणा 10⁻² kg के रूप में रहता है, इसका द्रव्यमान है। अब कह रहा है कि इसको पिंड को स्प्रिंग से जोड़कर 8 सेंटीमीटर तक विस्थापित किया, एक्स दे दिया आपको, एक्स बराबर कितना 8 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में चेंज कर लो, 8 गुणा 10⁻² मीटर, 8 गुणा 10⁻² मीटर। अब क्या पूछा है, इसके बाद पिंड को छोड़ दिया जाता है, पिंड को छोड़ दिया तो अधिकतम वेग पूछा आपको, अधिकतम वेग पूछा है। देखो वेग क्या होता है उसकी, हम ऊर्जा के रूप में लेते हैं, उसकी गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है, बदलती रहती है। क्या होती है, इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदलती है। देखो तो क्या है, 1/2 mv² और 1/2 kx के रूप स्क्वायर के रूप में ये चलेगी, जो गतिज ऊर्जा हम पढ़ते हैं। तो देखो दोनों तरफ से काट दो तो क्या जाएगा, mv² बट्टे बराबर kx का स्क्वायर। हमें v क्या ज्ञात करना है, तो v² बराबर क्या हो जाएगा, kx का स्क्वायर बट्टे m। अब देखो k का भी मान हमें दे रखा है, x का भी दे रखा है, m का भी दे रखा है, रख दो मान। k का मान दे रखा है 15, x का मान दे दिया आपको 15 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, और m का मान सॉरी ये कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। कितना दे रखा है, 8 रखो यहाँ पे, कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8 रखो आप, 8 गुणा 10⁻²
2 का स्क्वायर है, नीचे दे रखा 15 गुणा 10 की घात माइनस का 2, ये दे रखा। देखो 15 से तो 15 सीधा ही कट गया। अब देखो आपको वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा, इधर ही लिख देता हूँ, वी स्क्वायर बराबर क्या बचाया 64 गुणा 10 की घात माइनस के 4 है, नीचे 10 की घात माइनस का 2 था, ऊपर जाते ही प्लस का हो गया। क्या बचा, वी स्क्वायर बचा 64 गुणा 10 की घात माइनस का 2। अब वी स्क्वायर बचा है, हमें क्या है, क्या ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है। क्या है, वी। तो देखो वी बराबर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 64 गुणा 10 की घात माइनस का 2 कर दो तो वी आ जाएगा 64 का कितना हो जाएगा 8, और 10 की घात माइनस 2 का क्या आ जाएगा 10 की घात माइनस 1, और आपका क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार का ऑप्शन है क्या, नहीं है तो आप इसको दशमलव के 0.8 मीटर प्रति सेकंड। देखो ऑप्शन कौन सा बनता है, ऑप्शन आपका बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, इस प्रकार के प्रश्न देखना, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है। अगला देखो, एक आपको दे रखा है 3 पिंड दे रखे हैं, क्या क्या है उसके नाम, एक तो आपका वलय दे दिया, एक आपका ठोस बेलन दे दिया, एक आपका ठोस गोला को बिना पिछले नतल पर रखा जाता। नतल होता है ना, ये नतल ये है, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं तीनों को, ठीक है, बिना पिछले ये क्या है नीचे आ रहे हैं, लुढ़कते हुए आ रहे हैं, इस प्रकार से ये लुढ़कते हुए आ रहे हैं। तो क्या ये साम्य अवस्था से प्रारंभ करते हैं, पिंड की त्रिज्याएं समान है सबकी, वलय चे बेलन चे गोला है, तो कौन सा पिंड अधिकतम वेग से नीचे पहुंचता है भाई, वेग उसका अधिकतम ऐसा कौन सा है जिसका वेग ज्यादा होता है। देखो हम लिखते हैं v बराबर 2gh बट्टे 1 प्लस के स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर। के क्या है, उसकी गुणन की त्रिज्या है, उसकी गुणन की क्या है, ये त्रिज्या है, गुणन की क्या है, ये त्रिज्या है, और आर वैसे त्रिज्या है। अब देखो ये आपके पास 3 पिंड हैं, 3 पिंड वलय ठोस बेलन ठोस गोला है, तीनों को लुढ़का रहे हैं साथ में। वेग पूछा है कि यहाँ पर आने पर इसका वेग पूछा है, तो वेग आप इस प्रकार से लिखते हो। इनमें कंडीशन क्या है, जिस पिंड के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, देखो ज्यादा हो गया तो इसका मान ज्यादा हो गया, तो ये मान कम होगा, तो वेग क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, तो वेग क्या होगा उस पिंड का, कम होगा, कम होगा। अब हमें सिर्फ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पर ही फोकस करना है। तो देखो वलय है आपकी, क्या है वलय, वलय के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या लिखते हैं हम, कितना होता है 1 होता है। फिर आपका ठोस बेलन, ठोस बेलन के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है 1/2, मतलब कि आधा। और तीसरा आपका क्या है, ठोस आपका गोला है, जिसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है 2/5, याद रखना 0.4। तो बताओ किसके लिए किसका ज़्यादा हो गया, किसका मान इसमें ज़्यादा हो गया। देखो वलय के लिए 1, ठोस बेलन के लिए आधा, और ठोस गोला है 0.4। मैंने बात की थी जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जिसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ज़्यादा होगा उसका वेग कम होगा। देखो वलय का इसमें सबसे ज़्यादा है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वलय के लिए सबसे ज़्यादा, तो वेग वलय का इसका तो सबसे कम। फिर ठोस गोला सबसे कम है ये इसमें तीनों में, तो इसके लिए वेग क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, वेग क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो देखो कौन सा अधिकतम वेग से पूछता है, सबसे ज़्यादा वेग किसका होगा भाई, ठोस गोला। आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। कई बार इसमें पूछते हैं, देखो एक तो आपको वेग पूछ लिया, एक पूछ लेते हैं त्वरण, ये भी इस प्रकार से होगा, त्वरण भी, तो त्वरण पूछ लेते हैं, एक पूछ लें समय कि लगने वाला समय किसका ज़्यादा होगा। तो ये 3 चीज़ पूछते हैं इसमें से, आपको वेग पूछ सकते हैं, आपको त्वरण पूछ सकते हैं, और आपको समय पूछ सकते हैं। तो आप इस प्रकार से करोगे, इस प्रकार से
प्रोसेस रहेगी, तो आपको सिर्फ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पर ही फोकस करना है कि किस पिंड के लिए ज़्यादा होगा, किसके लिए कम होगा। जिसके लिए कम होगा उसके लिए उसका वेग ज़्यादा होगा, वेग ज़्यादा होगा इसका मतलब लगने वाला समय भी कि उसको कम लगेगा। अगला देखो, एक व्यक्ति एक घूमने वाली स्टूल पर हाथ फैलाकर चक्रण कर रहा, भाई हाथ फैला दिया स्टूल पर और वो क्या घूम रहा है, ठीक है। वह अचानक अपने हाथों को नीचे कर लेता है, फिर क्या है घूम रहा है तो अचानक अपने हाथ ऐसे थे और इस प्रकार से कर लिया। अब देखो क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रश्न पूछा है, निम्न में से उसकी गतिज ऊर्जा के और कोणीय संवेग एल में क्या फर्क आने वाला है। देखो तो घूर्णन गतिज कर रहे, घूर्णन कर रहा है वो, तो क्या कोणीय संवेग संरक्षण का नियम पालन करता है, क्या कोणीय संवेग आपका क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, मतलब कि आई ओमेगा और आई डैश ओमेगा डैश बराबर रखते हैं, तो ये अपने क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से एल आपका क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, एल आपका क्या रहेगा, नियत रहेगा। इसका मतलब क्या है आपका एल, या उसको जे के रूप में भी लिख सकते हैं, क्या रहने वाला है, नियत रहने वाला। ऑप्शन देखो कौन सा है भाई, के और एल दोनों में वृद्धि नहीं, बात है अपरिवर्तित रहते हैं। देखो एल अपरिवर्तित रहता है, अब के की बात करेंगे बाद में थोड़ा सा, के नियत एल में वृद्धि, ये दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन बचते हैं आपके, किंतु एल नियत रहता है। अब देखो हम गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी गुणन गतिज ऊर्जा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, आई ओमेगा स्क्वायर के रूप में। अब बात करेंगे ओमेगा की बात, क्या है घूर्णन, घूर्णन वेग, अब इसी पर आपका निर्भर करता है। तो क्या होता है ओमेगा, ओमेगा क्या है आर पर निर्भर करेगा, क्या करेगा आर पर निर्भर इसमें करेगा। तो क्या होगा, जैसे फैला रहा था वो तो घूम रही थी, लेकिन जैसे उसने हाथ को समेट लिया इसका मतलब ओमेगा का मान बढ़ गया, क्या हो गया ओमेगा, पहले था ओमेगा था, ठीक है, फिर क्या ओमेगा डैश, जैसे हाथ ने किया वृद्धि हो गई है, ओमेगा के मान में वृद्धि होगा, मतलब कि जो चक्रण कर रहा था वो स्पीड से करने लग गया, ओमेगा में वृद्धि होगी। ओमेगा में वृद्धि होने का मतलब कि आपकी काइनेटिक ऊर्जा क्या होगी, ये क्या कर जाएगी, वृद्धि कर जाएगी, काइनेटिक ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि। क्यों, ओमेगा डैश में वृद्धि हो रही है, ओमेगा डैश में वृद्धि हो रही है, तो इसकी तो गतिज ऊर्जा में भी यहाँ से देखो ये भी वृद्धि कर जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा बनता है, देखो दोनों है परिवर्तित नहीं होने वाला है, के में वृद्धि हो जाएगी, एल नियत रहेगा, आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एल लंबाई एम द्रव्यमान का एक छड़ को अर्धवर्तीय रूप में मोड़ते हैं। भाई पहले थी आपकी छड़ थी किसमें, देखो इस प्रकार से कोई छड़ थी, इसकी लंबाई कितनी है एल है और इसका द्रव्यमान कितना है एम है, ये दे रखा है, ठीक है। अब चित्रानुसार एक्स वाई के परिता आपको जड़त्व, अब देखो इस प्रकार से उसको अर्धवृत्त में मोड़ दिया, इसको अर्धवृत्त, अब क्या है वो घूर्णन कर रहा है इस अक्ष के सापेक्ष, इस प्रकार से घूर्णन कर रहा है। तो आपको क्या पूछा, जड़त्व आघूर्ण पूछा है, जड़त्व आघूर्ण क्या पूछा है आपको, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है भाई, जड़त्व आघूर्ण क्या लिखते हैं, द्रव्यमान गुणा जो त्रिज्या है उसका वर्ग, तो लिख देते हैं एम आर स्क्वायर के रूप में, एम आर स्क्वायर क्या रहेगा, ये देखो भाई वलय है चकती है, वलय है, क्यों, क्योंकि छड़ी तो है, तो क्या है अंदर से खोखली रहने वाली है, तो क्या है ये आपकी छड़ है, छड़ के लिए हम एम आर स्क्वायर लिखते हैं, क्या वलय के लिए, वलय के लिए एम आर स्क्वायर लिखते हैं, उसके गुण जो अक्ष है अक्ष वाई जो उसके केंद्र से होकर जाती है उसके परिता उसको क्या है घुमा रहे हैं, जड़त्व आघूर्ण पूछ रहे हैं। अब देखो हमारा आर क्या आएगा, ये क्या होगी भाई आर, ये त्रिज्या क्या हो रही, ये कहाँ से, अब देखो ये क्या भाई, ये आपकी परिधि है, अर्ध परिधि है, देखो अर्ध परिधि को देखो परिधि को किस प्रकार लिखते हैं, वर्त की परिधि क्या होती है आपकी 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो अर्ध परिधि क्या हो जाएगी, अर्ध परिधि, अर्ध परिधि क्या हो जाएगी पाई आर, अर्ध परिधि, अर्ध परिधि है ये पाई आर, तो ये पाई आर किसके बराबर है भाई, पाई आर, पाई आर किसके बराबर है एल के, क्यों, इसकी लंबाई पहले कितनी थी एल थी, एल थी ना, तो आर निकाल लो, एल बट्टे पाई, एल बट्टे पाई, अब मान इसमें रख दो आप, तो आज जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा एम इंटू एल बट्टे
पाई का स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा एम एल स्क्वायर बट्टे पाई स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन है क्या आपका, एम एल स्क्वायर बट्टे पाई स्क्वायर। देखो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये एम आर स्क्वायर बट्टे 2, तो ये क्या पहले से ही 2 है। क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण क्या है, ये आपकी वलय, वलय का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, एम आर स्क्वायर बट्टे 2। तो क्या आ जाएगा आपका एम एल बट्टे पाई का होल स्क्वायर, दोनों को करेंगे तो एम एल स्क्वायर बट्टे 2 पाई का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। देख लें, जड़त्व आघूर्ण एम आर स्क्वायर बट्टे 2 होगा उसके लिए, किसके, उसके जो द्रव्यमान केंद्र से होकर जाती है। अगला देखो, 130 न्यूटन का क्षैतिज बल 10 केजी पिंड के लिए द्रव्यमान पिंड पर आरोपित करते हैं। देखो आपका कोई पिंड है, ये आपका पिंड है, कितना केजी है भाई, 10 केजी है, और इस पर आरोपित बल कितना भाई, एफ 130 न्यूटन। ठीक है। यदि म्यू घर्षण गुणांक, इसमें घर्षण के गुणांक म्यू का मान कितना दे रखा है, 0.3, तो क्या होगा, द्रव्यमान का त्वरण पूछा आपको। आपका द्रव्यमान का त्वरण मतलब कि किस त्वरण से ये गति करेगा। अब देखो ये घर्षण का है, नीचे की तरफ बल लगने वाला कितना है, एम जी, क्या लगेगा भाई, एम कितना 10, जी भी कितना 10, आ जाएगा आपका 100, आपका 100 न्यूटन। ऊपर नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स क्या रहेगी आपकी, इसके बराबर रहेगा। तो हम घर्षण बल क्या लिखते हैं, एफ क्या लिखते हैं, म्यू एम जी के रूप में लिखते हैं, म्यू एम जी के रूप में निकालो। म्यू का मान कितना, 0.3, और म्यू एम जी का मान कितना है, 100, कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन। 30 न्यूटन किधर लगेगा, ये लगेगा विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जो गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में इसमें ये बल लगेगा। अब देखो, अब दोनों बलों को संतुलित करते हैं, तो क्या आ जाएगा, एफ नेट, क्या आ जाएगा, एफ अप्लाइड माइनस एफ घर्षण। अप्लाइड कितना था, 130 न्यूटन था, और घर्षण कितना है, 30, कितना आ जाएगा, एफ नेट आपका 100 न्यूटन। देखो कितना आ गया, 100 न्यूटन, इसका कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। अब देखो हमें त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण कैसे निकालोगे, एफ बराबर एम में, क्या करोगे, एफ बराबर एम में, किससे, बल, एफ बराबर क्या करोगे, एम में करोगे। ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। एफ क्या है आपका, 100 न्यूटन, एम कितना है, 10 है, ए कितना, ए ज्ञात करना है, तो आ जाएगा 100/10, ए बराबर आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ए बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है, क्यों, एफ बराबर एम में से कर लो आप। एफ दे रखा है 100 न्यूटन, एम दे रखा आपको 10, ए का मान वहाँ से निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। आपका ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, यदि दो सतहों के मध्य स्नेहक लगा दिया जाए, क्या करना है उसको चिकना कर रहे हैं, स्नेहक यही है ना, ग्रीस वगैरह लगा देते हैं, तो क्या होता है, तेल वगैरह लगाते हैं, तो क्या एक दूसरे पर चिपक जाएंगी, एक दूसरे पर पिसलेंगे। अब देखो क्या होता है, स्नेक लगाने पर क्या उसके मध्य जो लगने वाला घर्षण बल होता है उसका मान कम हो जाता है, क्या हो जाएगा, घर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो गया, तो एक दूसरे पर वो क्या हो जाएंगी, पिसलेंगी, एक दूसरे पर पिसलेंगी। आपका ऑप्शन बी सही है। एक दूसरे पर लुट गए कि नहीं भाई, एक दूसरे पर पिसलेंगी। अगला प्रश्न देखो, फर्स्ट व सेकंड को मिलान कीजिए। देखो केपलर का प्रथम नियम, आप जानते हो केपलर का प्रथम नियम क्या बताता है कि जो आपका ग्रह है वो होते हैं वो पृथ्वी के सूर्य है उसके चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है या कोई भी ग्रह चक्कर लगाता है वो उसकी किस आकृति में लगाता है, वो दीर्घवृत्ताकार, वो कक्षा की आकृति बताता है, कक्षीय आकृति बताता है, किस आकृति में वो गति करेगा। तो ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है, तो हम इसको आर से मिला देंगे। केपलर का द्वितीय नियम संवेग कोणीय संवेग संरक्षण का नियम का पालन करता है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम का पालन करता है, बी
एस। केपलर का तृतीय नियम क्या होता है, जो टाइम वाला होता है ना, ये टाइम पीरियड, तो ये आपका टी स्क्वायर किसके, आर क्यूब के, तो ये ए आ जाएगा, सी के पी आ जाए ना, पी है ना ये पी आ जाएगा। और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या, व्युत्क्रम वर्ग का नियम का है, तो ये क्यों आ जाएगा, ये आपका क्यों हो गया। तो आप देख लो, आर, ए को आर से मिलाना है, बी को एस से, सी को पी के, और डी को क्यू से। आपका ऑप्शन इसमें सी बन जाएगा, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 10 ग्राम का पिंड है, वो पृथ्वी से प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से हम करते हैं। यदि वायु के प्रतिरोध को अनदेखा करते हुए लोहे की गेंद का पृथ्वी से क्या करेंगे, प्लायन। अब देखो प्लायन वेग क्या होता है, मैं लिख देता हूं, प्लायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बस सीधी सी बात है, प्लायन वेग का मान, प्लायन वेग लिख दो ना, प्लायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कि हम लिखते हैं ना v/m0, ये लिखते हैं, तो क्या होगा, पिंड का द्रव्यमान से कितना ही हो, हम उसको प्लायन वेग से गति करवा रहे हैं, तो उसका वेग क्या होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। तो देखो सभी के लिए कितना ही होगा, जो उसका द्रव्यमान कितना ही हो, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या करेगी वो, उसका प्लायन वेग होगा। अगला प्रश्न देखो, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी किसी ग्रह की औसत दूरी का 0.4 है। देखो सूर्य से पृथ्वी की दूरी हम r मानते हैं ना, और उसका कितना हो जाएगा, r डैश कितना हो जाएगा, देखो पहले r थी, r डैश कितना हो जाएगा 0.4, ठीक है। ये अब कह रहा है, तो क्या इस ग्रह द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, सूर्य के चक्कर लगाते हैं तो कितना समय लगेगा, हम क्या कैसे निकालते हैं, तृतीय केपलर का तृतीय नियम, केपलर के तृतीय नियम से लगाते हैं। आर डेस आपको देखा 0.4 आर दे रखा है, तो देखो अब मैं लिख देता हूँ T1/T2 स्क्वायर बराबर R/R डेस, है ना, ऊपर यही आएगा T/T डेस, ये लो, ठीक है। R डेस आपको दे रखा है, तो देखो T/T डेस का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा R डेस आपको 0.4 R दे रखा है, का क्यूब करोगे आप 1/0.4 का क्यूब, थोड़ा सा और करोगे तो आ जाएगा ये 10/4 का क्यूब। सॉल्व करोगे आप या 5/2 का क्यूब करोगे, 5 का कितना होता है 125, और इसका कितना होता है 8, ये आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा T/T डेस करो, तो क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल 125/8। हमें क्या ज्ञात करना है, टी डेस ज्ञात करना है, तो T इंटू यह आ जाएगा 8/125, वापस क्या उल्टा हो जाएगा। सोल्व करोगे आप, सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0. कितना आ जाएगा 25 ईयर, कितना आ जाएगा 0.125 ईयर, क्या है टी का मान रखोगे 1 वर्ष, और तो इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.125 वर्ष। आपका ऑप्शन आ जाएगा सी बन जाएगा इसमें, तो इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखो, एक प्रत्यास्थ पदार्थ के लिए ईटा वाई और के में संबंध ज्ञात करना है। देखो ईटा वाई और के में आपको संबंध ज्ञात करना है, तो देखो इनमें संबंध ज्ञात करोगे तो ये थोड़ा सा क्या है कैलकुलेटिव है, क्या है, हम एक 2 लिखते हैं वाई के, जो यंग मॉड्यूल है उसको 2 के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखोगे 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, और यह आ जाएगा 2k 2 ईटा के रूप में, क्या आ जाएगा 2 ईटा और 1 प्लस सिग्मा। इनको सोल्व करोगे आप 2, देखो शुरुआत में क्या है y, ये दोनों हैं तो y के बराबर करना आप,
तो आपको एक मान मिलेगा, और उसका मान आप समीकरण 1 या 2 में या तो के का मान मिलेगा या ईटा का मान मिलेगा। आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपके आंसर इसमें बनने का कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, आपका ऑप्शन बन जाएगा 4 नंबर। याद रखना, ये सीधा भी याद रख सकते हो, 1/y बराबर ईटा के क्या आ जाएगा 3 के गुणांक के रूप में और के 9 के गुणांक के रूप में। आपको याद रखना 3 ईटा प्लस 9 के, 3 ईटा प्लस 9 के। आप इसको सोल्व करोगे, थोड़ा सा लंबा है, टाइम लगेगा, 2-4-5 मिनट का टाइम लगेगा। सोल्व करोगे आप तो आपका ऑप्शन डी बन जाएगा, ये ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एक दे रखा तांबे का एक ठोस घन दे रखा है, घन दे रखा आपको, जिसका एक किनारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर। क्या दे दिया आपको, एक किनारा दे दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में चेंज कर लो, नहीं सभी सेंटीमीटर में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगला तो इस पर बल जलीय दाब क्या लगेगा, जलीय दाब P कितना दे रखा है 7.2 × 10⁻6 पास्कल। कितना दे रखा है, इसका दाब दे रखा है पास्कल। अब देखो इसके आयतन में कितना संकुचन हो रहा है भाई, आयतन में संकुचन कितना दे रखा है 0.06 सेंटीमीटर का क्यूब दे रखा है। आयतन में ये संकुचन दे रखा है, आयतन में इतना परिवर्तन हो गया, तो आपको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आपको इसमें ज्ञात करना है। देखो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, सबसे पहले हम आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन कैसे ज्ञात करोगे, घन का क्या है, भुजा का क्यूब कर दो, 10 का क्यूब कर दो, क्या जाएगा 1000, ठीक है 1000 आ गया सेंटीमीटर क्यूब, किसमें सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बीटा लिखेंगे, क्या लिखोगे P/ΔV/V, यह आयतन प्रत्यास्थता गुणांक इस प्रकार से हम निकालते हैं। देखो P का मान आपको दे रखा 7.2 × 10⁻6, डेल्टा V दे रखा 0.06 बट्टे कितना 1000। अब 1000 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा ये 7.2 × 10⁻, कितना आ जाएगा 9, और नीचे आ जाएगा 0.06। इसको थोड़ा सा और करोगे, दशमलव हटाओगे तो आपका आ जाएगा ये 10⁻2 ऊपर चला जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा, क्या आ जाएगा 6 का भाग लगाओगे 1.2 × 10⁻9 11 न्यूटन बट्टे मीटर का स्क्वायर, न्यूटन बट्टे मीटर का स्क्वायर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, 1.2 × 10⁻11 न्यूटन बट्टे मीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। एक आर त्रिज्या का वायु का एक बुलबुला सिग्मा घनत्व के एक विलियन में नियत वेग v से ऊपर उठता है। भाई आपका विलियन है, नीचे बुलबुला है, उसका घनत्व है सिग्मा, वो नियत वेग से ऊपर की ओर आ रहा है। तो विलियन का आपको शांता गुणांक ईटा आपको ज्ञात करना है। हम देखो नियत वेग पढ़ते हैं ना, नियत वेग कोई भी आपका द्रव है, उसके अंदर कोई बुलबुला है या कोई और पिंड है, वो नियत वेग v से गति कर रहा है। उसके लिए आप क्या लिखोगे, नियत वेग v, t लिखते हो ना 2/9 r² सिग्मा g अपॉन ईटा, इस प्रकार से आप इसको लिखते हो वेग। अब आपका वेग कितना दे दिया इसने, वेग दे दिया v, आपको ईटा पूछ लिया, ईटा बराबर लिखेंगे v नीचे आ जाएगा, ईटा इधर चले जाएगा, आ जाएगा 2/9 r² आपका सिग्मा g/v। इस प्रकार का ये आंसर बनने वाला है, ईटा बराबर 2/9 r² रो सिग्मा g/v। ऑप्शन देखो इस प्रकार से, ये इसमें 2 नहीं है तो ये नहीं है, ये 4 है, ये भी नहीं है, ये 8 है, इस पर नहीं है, 2/9 एक में ही है, 2/9 r² सिग्मा g/9v। अगला प्रश्न देखो, साबुन के किसी विलयन का पृष्ठ तनाव दे रखा है। भाई पृष्ठ तनाव कितना दे रखा है, सरफेस टेंशन T 0.03 न्यूटन बट्टे मीटर दे रखा है, ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया कितना है, कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। इसको मीटर में चेंज कर लोगे, 40 × 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर है। क्यों 1 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻2,
लेकिन स्क्वायर है 10 की घात माइनस का 4। आपको क्या कार्य साबुन के बुलबुले को बनने में क्या कार्य करना पड़ेगा वो पूछ रखा है। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर T इंटू ए, पृष्ठ तनाव गुणा क्षेत्रफल। लेकिन क्या है, साबुन का बुलबुला है, इसकी दो पृष्ठ होती है ना, एक अंदर वाली, अंदर से भी खोखला होता है, तो अंदर वाली पृष्ठ और बाहर वाली पृष्ठ। तो कितनी पृष्ठ होती हैं, 2 पृष्ठ होती हैं। तो आ जाएगा 2 गुणा T इंटू ए, कर लो आप। 2 T का मान दे रखा 0.03, ए का मान 40 गुणा 10 की घात माइनस के 4। सोल्व करोगे इनको, 4 ते 12, 12 दूनी 24, फिर 1 2 के दशमलव 2 दशमलव और आ जाएगा 10 की घात माइनस का 4 जूल। ये ऑप्शन बन रहा है कि देखो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 4 जूल गुणा करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, वृद्धावस्था में मानव की धमनियों, पानी देना, क्या है, वृद्धावस्था में मानव की धमनियां संकड़ी हो जाती हैं जिससे कि रक्त का दाब बढ़ जाता है। किसके कारण होता है भाई, क्या होता है, रक्त का दाब बढ़ जाता है। यह नियम बर्नौली का नियम पढ़ते हैं ना कि असमान जो उसकी लंबाई की या असमान गोलाकार जो नलिकाएं पढ़ते हैं उसमें हम दाब बढ़ते हैं। जहाँ पर संकड़ी होती हैं वहाँ पे आपका दाब का मान कम होगा और वेग का मान अधिक होता है। तो क्या है, दाब का मान बढ़ जाता है, क्यों, संकड़ी हो जाती है वो, तो दाब बढ़ जाएगा, वेग कम हो जाएगा, जिसके कारण ही तो वो क्या है, हार्ट अटैक वगैरह की समस्या रहती है। तो यही होता है। तो दाब, रक्त का दाब तो बढ़ जाता है लेकिन उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो सामान्य वेग है, वेग उसमें आपका कम हो जाता है, दाब बढ़ जाएगा। तो संकड़ी होती हैं आपके पाइप की, तो वहाँ पे आपका दाब बढ़ेगा और तो दाब बढ़ जाता है तो वेग कम हो जाएगा। और तो ये कौन सा नियम आपका, बर्नौली का पर में, पास्कल का नियम नहीं है, स्टोक भी अलग नियम है, आर्किमिडीज का अलग सिद्धांत है। तो ये दाब वाला क्या बताएगा आपका, बर्नौली वाला बताएगा। अगला प्रश्न देखो, एक तार का प्रतिरोध दे रखा R, इसे गलाकर कुल लंबाई 1/n कर दिया जाए। देखो प्रतिरोध कितना दे दिया, पहले R क्या है, प्रतिरोध है। अब क्या कर रहा है, इसको तार को गलाकर 1/n लंबाई का, पहले थी लंबाई कितनी थी, लंबाई थी L, फिर गलाकर लंबाई कितनी कर दी, L/n, क्या है, प्रारंभिक लंबाई का 1/n गुणा कर दिया। तो तार का प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। देखो प्रतिरोध का क्या है, होता है सूत्र R बराबर आपको ρL/A। फिर हमें क्या ज्ञात करना, R डैश ज्ञात करना। शुरुआत में तो यही था, घनत्व चेंज नहीं होगा क्योंकि वही पदार्थ था आपका। L डैश और A डैश में क्या फर्क होने वाला है, L डैश और A डैश में देखो, ए आपका एरिया कैसे लिखते हो आप, एरिया तो आप आयतन से लिख सकते हो ना, A गुणा L बराबर, अब क्या हो जाएगा, A डैश L डैश हो जाएगा। ये क्या है, आयतन से हम ज्ञात करेंगे इसको। तो क्या हुआ, शुरुआत में तो ये था AL, फिर क्या हो गया, A डैश हमें ज्ञात करना है, L कितना हो गया, L/n हो गया, L दोनों तरफ से समान है। तो क्या आ जाएगा, A डैश क्या आ जाएगा आपका, A डैश क्या हो जाएगा, n इंटू ए हो जाएगा, n इंटू ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मान रखो, R डैश कितना हो जाएगा आपका, ρL कितना आ गया, L/n, और A डैश कितना हो जाएगा, A। सोल्व करोगे, R डैश क्या निकल कर आएगा, 1/n² ρL/A। ये आपका क्या है, R है, ये आपका क्या है, R है, तो R डैश क्या आ जाएगा, R/n का स्क्वायर हो जाता है, R/n का स्क्वायर हो जाता है। तो आपका ऑप्शन देखो, R/n का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये अगर n गुना होता तो ये कितना 1/n है। अगर आपको यही प्रश्न दे दे और गुलाकर n गुना कर दे तो उसका प्रतिरोध हो जाता है n² R हो जाता है। तो वो दोनों प्रश्न आपको इस प्रकार से ही करने हैं। अगला प्रश्न देखो,
चित्र में प्रदर्शित परिपथ में धारा I का मान आपको ज्ञात करना है। देखो एक धारा इधर से आ रही है, इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, जा किधर से। अब इस प्रकार के आप किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ते हो ना, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो क्या है, आने वाली धारा का योग किसके बराबर होगा, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। देखो कौन कौन सी आ रही हैं संधि पर, ये आपकी संधि है, ये आपकी क्या है, संधि है। संधि पर कौन सी धारा आ रही है, ए भी आ रही है, ये भी आ रही है, भी आ रही है। कौन सी आ रही है, 3A भी आ रही है आपकी, 2A भी आ रही है और I भी आ रही है। और जाने वाली धारा सिर्फ एक की है, 4 एम्पियर की। कैलकुलेशन कर लो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 एम्पियर इधर से बचा, I आ जाएगा 4 एम्पियर। I को इधर दूसरी तरफ ले जाओ, इसको 1 एम्पियर को 4 + 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 5 एम्पियर। 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I का मान, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर आ जाएगा। देखो 5 एम्पियर कहाँ है, 5 एम्पियर ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ऑप्शन नंबर सी में 5 एम्पियर है। अगला प्रश्न देखो, अगला किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा, कोई चालक दे रखा है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम किससे निरूपित करते हैं, ए से। कितना दे रखा आपको, 6 × 10 की घात -6, 6 × 10 की घात का -6 दे रखा है। -6 नहीं होगा शायद, +6 है ये, है ना। देखते हैं आगे। तो इससे 18 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी भाई धारा, I 18 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो आपको पूछा है धारा घनत्व है, क्या होता है, धारा घनत्व है। जैसे निरूपित करते हैं धारा घनत्व को, क्या लिखते हो, I/A, I/A लिखते हैं। तो देखो I का मान कितना, 18, A का मान 6 × 10 की घात -6। देखो 6 × 18 कितना आएगा, 3 × 10 की घात, ऊपर चला जाएगा, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका एम्पियर/मीटर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एम्पियर/मीटर। 3 × 10 की घात 6 प्लस का, 3 × 10 की घात प्लस का 6। सही है ये सही है। कितना आ जाएगा, 3 × 10 की घात 6 एम्पियर/मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन ए बन जाएगा आपका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, धारा घनत्व का पूछ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनमें, देखना बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की आपको संख्या बतानी है भाई। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र आपका ये है, ठीक है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है और इसके क्या है, एकांक लंबवत, क्या है, लंबवत है। इस प्रकार से कितना है ये, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इससे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लंबवत रख दिया इसको। तो इससे गुजरने वाली जो रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है भाई, क्या कहलाएगी, चुंबकीय प्रेरण। सही बात है, चुंबकीय प्रेरण भी यही होता है कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी इसको बोल सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी है वो होता है। और चुंबकीय फ्लक्स के क्षेत्रफल की तीव्रता पूछ सकते हैं, क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहलाती है। तो तीनों एक ही चीज़ है भाई, तीनों क्या है, एक ही चीज़ है। तो आपका ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये देखना, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक करके आओगे लेकिन ये होंगे आपके चारों, आपके क्या होंगे, चारों होंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, किसी माध्यम से निर्वात में, आवाज नहीं आ रही है, वापस आ रही है, ये आवाज वापस आ रही है, देखो, हाँ अब नहीं आ रही है, अब सही है, अब जाओ। किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्रांतिक कोण दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, क्रांतिक कोण का मान दे रखा है। कितना दे रखा है, IC कितना दे रखा है, 30 डिग्री क्रांतिक कोण दे रखा है। तो माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात करो।
माध्यम में प्रकाश का। सबसे पहले अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं हम। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू से निरूपित करते हैं, 1/sin आई सी, ये होता है ना। तो देखो म्यू बराबर 1/sin आई सी का मान कितना भाई 30 डिग्री है, तो म्यू का मान कितना हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, तो म्यू का मान कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो प्रकाश का वेग तो कैसे लिखोगे कि c/v, प्रकाश का वेग और नॉर्मल वेग का अनुपात क्या कहलाता है, उसका अपवर्तनांक होता है। तो v माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा c/म्यू हो जाएगा। c कितना होता है 3 × 10⁸ और म्यू का मान 2, तो यह जगह 1.5 × 10⁸ आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्या जाएगा मीटर प्रति सेकंड, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड माध्यम में। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रश्न है। सबसे पहले आपको म्यू ज्ञात करना और म्यू में इसमें क्या संबंध होता है, म्यू बराबर c/v होता है, तो v बराबर c/म्यू, और यहाँ से आप निकाल कर लाओगे ऑप्शन क्या बनेगा आपका 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखो, हवा में रखे एक प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण निर्भर करता है। देखो हम न्यूनतम विचलन कोण में संबंध कैसे निकालते हैं, क्या जाता है म्यू बराबर क्या जाता है sin a + Δm/2/sin a/2। ए क्या है आपका क्या होता है आपतन कोण, क्या होता है ये आपतन कोण, क्या हो गया आपका आपतन कोण ए। Δm क्या है, ये आपका न्यूनतम विचलन, ठीक है। और ये म्यू क्या है आपका, आप लिखते हो अपवर्तनांक। अब देखो ऑप्शन पर चलो, मैंने तीनों चीज लिख दी। अब देखो ऑप्शन क्या है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर करता है भाई। देखो अपवर्तनांक म्यू से आता है, म्यू बराबर sin a + Δm/2/sin a/2, तो म्यू पर निर्भर करता है। प्रिज्म के अपवर्तन कोण पर नहीं करता है, किस कौन से कोण पर करेगा, आपतन कोण पर करेगा। प्रकाश की तीव्रता पर नहीं करता, आपतन कोण पर करेगा। ऑप्शन ए और डी इसमें सही है, कौन से में भाई ए और डी, आपका ऑप्शन बी इसका सही राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, यदि दो प्रकाश तरंगों की प्रकीर्णन तीव्रताओं का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है, अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात दे रखा है 1:4 के रूप में। प्रकीर्णन की तीव्रता मतलब कि क्या दे दिया I1 और I2, कितना दे दिया 1:4 दे दिया, कितना दे दिया 1:4 दे दिया। अब देखो इसकी तरंग दैर्ध्यों का अनुपात ज्ञात करो। आपको किसका क्या ज्ञात करना है, तरंग दैर्ध्यों का अनुपात आपको इसमें ज्ञात करना है। देखो तरंग दैर्ध्यों का अनुपात कैसे करोगे आप, तरंग दैर्ध्यों का अनुपात कैसे करोगे आप, क्या होता है इनमें संबंध क्या होता है, आई होता है वो उसके तीव्रता, मैं लिख देता हूं तीव्रता आई उसकी तरंग दैर्ध्य की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तरंग दैर्ध्य की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देख लो हमें क्या ज्ञात करनी है, तरंग दैर्ध्यों का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो मैं लिख देता हूँ I1/I2 बराबर क्या जाएगा 1/λ1 और 1/λ2 की घात में 4 लिख देता हूँ, साथ में क्या दिक्कत है, तो और करोगे λ2/λ1 की घात 4 आ जाएगी, ठीक है। हम क्या ज्ञात करना है λ1/λ2, तो आ जाएगा ये आपकी I2/I1 उधर चेंज हो जाएगा और इसकी घात 1/4, 1/4 I2/I1 दे रखा 4/1 घात 1/4 करोगे आप तो आ जाएगा वर्गमूल 2/1, वर्गमूल 2/1 ऑप्शन आपका बी का राइट आंसर है। देख लेना लेमडा की घात 4 के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है उसकी तीव्रता। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है यदि किसी बंद पृष्ठ से प्रवेशित और निर्गत विद्युत फ्लक्स दे रखे हैं,
प्रवेशित और निर्गत विद्युत फ्लक्स φ1 φ2 दे रखे हैं, तो पृष्ठ के अंदर विद्युत आवेश हम कूलाम के नियम से, नहीं सॉरी, गाउस का नियम, क्या पढ़ते हैं, गाउस नियम, क्या होता है, आवेश क्यों बराबर होता है फाई बट्टे एप्सिलॉन नोट, ये होता है फाई बटे एप्सिलॉन। फाई नेट मान लो निर्गत और उसका, तो आप क्या कैसे करोगे, अरे एक मिनट, ये होता है आपका गाउस का नियम, क्या होता है फाई नेट क्या हो गया आपका क्यू बटे एप्सिलॉन नोट, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट होता है भाई, तो क्यू क्या हो जाएगा फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नोट, क्यों फाई नेट क्या है भाई निर्गत φ2 प्रवेशित φ1 एप्सिलॉन नोट। इस प्रकार का ऑप्शन देखो आप, क्यों बराबर φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नोट, ये आपका ऑप्शन बी बन गया, सीधा सा कूलाम के नियम पर आधारित है, सीधा सा है, क्या है निर्गत विद्युत फ्लक्स उसके आवेश और उसकी जो विद्युतशीलता है उसका अनुपात होता है, तो आप इससे क्यों का मान निकाल सकते हो। अगला प्रश्न देखो, मुक्त आवेश के लिए मैक्सवेल समीकरण गलत है। मैक्सवेल समीकरण, आपको मैक्सवेल समीकरण पता होनी चाहिए भाई। मैक्सवेल समीकरण क्या होती है, दो तो होती हैं आपके डाइवर्जेंस और कर्ल के रूप में चलती हैं, यानी कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में ये चलेंगी। किसमें, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। मैं लिख देता हूँ चारों मैक्सवेल समीकरण, चारों मैक्सवेल, डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये आपकी प्रथम समीकरण है। दूसरी है डेल डॉट बी बराबर 0। तीसरी है डेल डॉट ई क्रॉस आ जाएगा, क्या आ जाएगा क्रॉस, डेल क्रॉस ई बराबर आ जाएगा डेल बी बटा डेल टी। तीसरा, चौथी, ये आपकी सेकंड है, ये आपकी थर्ड है, फोर्थ डेल क्रॉस एच या बी भी लिख सकते हैं। बी तो तब लगते हैं जब क्या है चुंबकीय क्षेत्र में, लेकिन जब इसमें विस्थापन धारा और जोड़ देते हैं तो एच के रूप में आ जाएगा, डेल क्रॉस एच लिखते हैं, क्या आ जाएगी आपकी म्यू 0 जे, आपका क्या आ जाएगा विस्थापन धारा घनत्व है, प्लस म्यू 0 एप्सिलॉन नोट डेल ई बटा डेल टी, ये आ जाएगा। अब देखो ये चारों मैक्सवेल समीकरण है, चारों मैक्सवेल समीकरण आपके सामने लिखी हुई हैं। आपको पूछा है सिर्फ मुक्त आवेश, मुक्त आकाश में, मुक्त तो क्या है मुक्त आकाश, क्या है मुक्त आपका आकाश के लिए, देखो मुक्त आकाश के लिए क्या होता है आपका रो 0 हो जाएगा और जे दोनों, ये दोनों 0 हो जाएंगे मुक्त आकाश में, ये दोनों चीज़ 0 हो जाएंगे, दोनों रखो आप। मुक्त आकाश के लिए चारों समीकरण क्या आ जाएगी आपकी डेल डॉट ई क्या आ जाएगा 0, डेल डॉट बी आ जाएगा आपका 0 पहले से ही है, डेल डॉट क्रॉस है ना, क्रॉस ई आ जाएगा आपका माइनस का डी बी बटा डी टी, और चौथी आ जाएगा डेल क्रॉस एच क्या आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नोट माइनस का है डेल ई बटा डेल टी। देखो ये चारों समीकरण है, पहली देखो पहली सही है डेल डॉट ई सी सही बात है, दूसरी बी सही है, तीसरी ये कितना आना चाहिए था, ये आना चाहिए डेल बी बटा डेल टी के रूप में आना चाहिए था, तो ये आपका ऑप्शन क्या बन गया सी, इसका राइट आंसर। ये गलत मैक्सवेल समीकरण दे रखी है, आपको कोई सी भी दे सकता भाई, जरूर नहीं है यही दे, लेकिन आपको चारों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, दो बिंदु आवेश क्रमशः प्लस के 3 माइक्रोकूलम प्लस के 8 माइक्रोकूलम क्या है एक दूसरे से 40 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। देखो एक आपका आवेश है प्लस का 3 माइक्रोकूलम और ये है प्लस का 8 माइक्रोकूलम, दोनों आवेश हैं, बीच की दूरी r है, बल आप कूलाम बल क्या कैसे निकालते हो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर निकालते हो, तो यहाँ से के कितना देर का 40 के हमें 3 गुणा 10 की घात माइनस के 6, 8 गुणा 10 की घात माइनस के 6 बट्टे आर स्क्वायर, तो आप
के अपॉन आर स्क्वायर लिख दो, क्या आ जाएगा 40/24 गुणा 10 की घात -12। ये एक कंडीशन आ गई। अब कह रहा है कि हम क्या करते हैं, -5 माइक्रो कूलाम दोनों में जोड़ देते हैं। भाई देखो फर्स्ट में जोड़ो Q1 तो Q डे से आ जाएगा Q1 प्लस, आप क्यों बाहर से जोड़ रहे हो, वो कितना है प्लस के 3 और माइनस के 5, कितना बचा -2 माइक्रो कूलाम। Q1 डेज, Q2 डेज कितना आ जाएगा, Q2 प्लस Q जो बाहर से आप जोड़ रहे हो कितना है प्लस के 8 और माइनस के कितना 5, तो आ जाएगा आपका प्लस का 3 माइक्रो कूलाम। अब देखो अब बलों के बीच में क्या लगने वाला फोर्स वही ज्ञात करते हैं। तो आप एफ डेज बराबर के Q1 डेज Q2 डेज बट्टे आर स्क्वायर, के अपॉन आर स्क्वायर हमने निकाल रखा, वो मान हम रख सकते हैं, कितना है 40/24 गुणा 10 की घात -12 और इधर क्या आ जाएगा -2 गुणा 10 की घात -6 और आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात -6। तो देखो ये तो इससे कट जाएगा। अब क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा आपका 40/24 गुणा क्या बचा आपका माइनस का है 6, कितना आ जाएगा 6 4 24, कितना आ जाएगा 10। तो एफ डेस क्या निकल कर आपका आ जाएगा -10 न्यूटन। तो इसका मतलब कि वो आपका वो जो बल है वो -10 न्यूटन है, -10 न्यूटन है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देखो, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि जीरो के बीच की दूरी दुगुना कर दिया जाए तो उसकी फ्रिंज चौड़ाई, देखो फ्रिंज चौड़ाई को हम किससे निरूपित करते हैं, बीटा बराबर लेमडा डी बटा डी, ग्रेजुएशन का पार्ट है आपका। ये क्या है स्लिटों के मध्य की दूरी, स्लिट और जो पर्दा है उनके मध्य की दूरी आपका। देखो ये स्लिट बनते हैं, द्विस्लिट प्रयोग है ना, ये आपका पर्दा है, ये तो आपका क्या है कैपिटल डी, और ये दोनों आपका क्या है ये स्मॉल डी, ये स्मॉल डी। क्या कर रहा है, जीरो के बीच की दूरी दुगुना कर दिया जाए तो पहले जैसे डी थी अब कितनी हो गई 2D हो गई, तो फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, देखो फ्रिंज चौड़ाई बी डेज क्या हो जाएगा आपका लेमडा डी सेम है, स्मॉल इसको डी डेज करते हैं तो लेमडा डी बट्टे 2D, ये आपका बीटा पहले से ही है, क्या आ जाएगा बीटा बट्टे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीटा बट्टे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2 गुणा। ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है। अगला देखो, एकल स्लिट विवर्तन, ये विवर्तन का है, वो व्यतिकरण का था, ये विवर्तन का के केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई होगी। अब देखो विवर्तन पढ़ते हैं हम, एकल जीरी वाला एकल स्लिट है और यहाँ पे पर्दा है और इस पर क्या होता है केंद्रीय जो फ्रिंज होती है वो इस प्रकार से चलती है, फिर ये प्रथम निमिष्ट इस प्रकार से चलता है, ये भी इस प्रकार से चलता है। ये आपका क्या है केंद्रीय उच्चिष्ट, ये क्या है केंद्रीय उच्चिष्ट है। ये आपका क्या है ये झिरी है आपकी, ये क्या है झिरी है, ठीक है। अब देखो अब ये इसको क्या बोलते हैं प्रथम निम्निष्ठ, ये भी क्या है प्रथम निम्निष्ठ दोनों तरफ। उसके बाद में ये चलते हैं प्रथम उच्चिष्ट, उस प्रकार से ये चलते रहते हैं। अब क्या कह रहा है, अगर ये जो आपका इस पर डिपेंड है, जो आपका क्या है झिरी है, स्लिट की जो चौड़ाई है वो अगर क्या होगी संकड़ी होगी चौड़ी होगी, तो देखो अगर संकड़ी होगी ना तो क्या होगा उसकी स्लिट की क्या हो जाएगी, स्लिट के लिए क्या हो जाएगी संकीर्ण होता ना तो क्या हो जाएगी छोटा होगा तो चौड़ाई क्या हो जाएगी ज़्यादा होगी। अगर क्या है स्लिट बोलते हैं स्लिट की चौड़ाई कम तो उच्चिष्ट जो केंद्रीय है उसकी क्या हो जाएगा चौड़ाई क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। देखो क्या है संकीर्ण स्लिट के लिए कम, मतलब कि संकीर्ण स्लिट है तो उसकी क्या हो जाएगी चौड़ाई क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन देखो आपका कौन सा है, संकीर्ण स्लिट के लिए उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, संकीर्ण। अगर स्लिट की चौड़ाई बड़ी है तो आपकी जो केंद्रीय जो उचिष्ट है उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपका ग्रेजुएशन का पार्ट है। अगला प्रश्न, ग्रेजुएशन के 8-10% बनने वाले हैं भाई। इंसेम्बल का आ गया। इंसेम्बल बहुत क्वेश्चन किए हमने इंसेम्बल पर, जिसकी दीवारें दर्द होती हैं, भेद्य होती हैं, परमेबल, उसमें चालक होती हैं, तो क्या होती हैं, देखो अगर दीवारें दर्द, अभेद्य, उसमें चालक हैं तो वो कैनोनिकल है। कैनोनिकल में क्या होती हैं, दीवारें क्या होती हैं, दर्द, अभेद्य और उसमें चालक। माइक्रो में क्या होता है, दीवारें दर्द, अभेद्य और उसमें कुचालक। ग्रांड कैनोनिकल में क्या आते हैं, दीवारें दर्द होती हैं, दीवारें क्या होगी, दर्द, भेद्य और उसमें कुचालक, उसमें कुचालक। तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखो क्या पूछ रखा है, दीवारें दर्द, भेद्य और उसमें चालक, तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी सही है। तीनों में से 1% आने वाला है पक्का। अगला देखो, ऊष्मागतिकी में एंट्रोपी को अभिव्यक्त करते हैं, निम्न संकेतों में प्रचलित है। देखो ऊष्मागति में क्या करते हैं हम, उसको हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा आप लिखते हो। देखो 3-4 प्रकार की, गिब्स ऊर्जा पढ़ते हो आप, आंतरिक ऊर्जा पढ़ते हो, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा पढ़ते हो। देखो हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा क्या होती है, जिससे आप किससे निरूपित करते हो भाई, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा को किससे निरूपित करते हैं, F बराबर T, F बराबर U माइनस टी एस से। तो आप अवकलन करोगे DF बराबर DU माइनस TDS माइनस क्या हो गया, SDT। अब आप थोड़ा सा इसको करोगे तो क्या है, U माइनस PDS क्या होता है आपका, क्या होता है PdV। इसको क्या लिख सकते हो, PdV माइनस में बराबर SDT। कैसे भाई, आंतरिक ऊर्जा U को कैसे लिखते हो, DU को, आंतरिक ऊर्जा को कैसे लिखते हो आप, आंतरिक ऊर्जा को लिखते हो क्या लिखते हो, क्या है TDS माइनस PdV के रूप में। इस प्रकार की आंतरिक ऊर्जा ये होती है, क्या होती है ये आपकी आंतरिक ऊर्जा, क्या होती है आपकी ये आंतरिक ऊर्जा। अब देखो अगर इसके लिए क्या है, V नियत है, V नियत होता है ये 0, तो आ जाएगा DF बराबर माइनस के SDT। तो S आ जाएगी आपकी माइनस के DF बट्टे DT, और क्या रहने वाला है, V आपका नियत है। V क्या है आपका नियत है, V क्या है भाई, V आपका क्या है आयतन, V क्या है आपका आयतन, आयतन नियत है। तो ये पद 0 हो गया, तो ये बच गया माइनस के SDT बच गया। तो आपका देखो ऑप्शन कौन सा बनता है, S बराबर माइनस के डेल F बटे डेल T और V नियत, देखो A ही बन गया आपका A। इसमें T है, इसमें P है, इसमें T है, ये दोनों ये गलत है, तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, एक कार्नो इंजन जल के गलनांक और क्वथनांक के बीच कार्य करता है। भाई जल का गलनांक कितना होता है, गलनांक मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। क्वथनांक क्या होता है भाई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन, यही होता है ना। अब देखो इसकी दक्षता कैसे लिखोगे आप, दक्षता बराबर ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 कितना दे रखा है, 273 बटे 373 कि करोगे आप तो आ जाएगा 100 बट्टे कितना आ जाएगा, 100 बट्टे 373, भाग लगाओगे आपका आ जाएगा 0.268। 100 से गुणा करोगे प्रतिशत के रूप में तो आ जाएगा 26.8%। कितना, 26.8%। कौन सा भाई 26.8, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, किसी दोलित्र की आवर्ती दर की है 200 हर्ट्ज,
अवमंदन नियतांक आर दे रखा है, आर कितना दे रखा है, अवमंदन नियतांक 0.23 क्या दे रखा है प्रति सेकंड, ये दे रखा है। आपको क्या पूछा है, विश्रांति काल पूछा है। क्या पूछा है, विश्रांति काल। क्या पूछा है भाई, विश्रांति काल क्या है, टो से निरूपित करते हो आप 1/2r के रूप में, ये क्या करता है रहता है। तो देखो 1/2 गुणा r, 0.r दे रखा है, 23 अवमंदन नियतांक, तो ये आ जाएगा 0.46 करोगे आप तो ये आ जाएगा 2.17 सेकंड। कितना आ जाएगा, 2.17 सेकंड आ जाएगा। ये भी अच्छा प्रश्न है भाई, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखो, अतिचालित आवर्ती अवस्था में प्रणोदित आवर्ती दोलक के चालक बल और उसके विस्थापन के मध्य कलांतर ज्ञात करना है। दोनों के मध्य क्या करना है, कलांतर आपको ज्ञात करना। देखो अतिचालित अवस्था में क्या होता है, ये स्थिति रहती है, ओमेगा का मान ओमेगा नोट से बहुत ज्यादा होता है। तो देखो टेन फाई लिखोगे आप 2r ओमेगा बटे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों का अंतर करोगे तो आपका अंतर क्या आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा। ये तो मान क्या बहुत न्यूनतम हो तो क्या आ जाएगा, टेन फाई क्या आ जाएगा, ये आपका इन्फिनिटी के रूप में आ जाएगा। जीरो के रूप में रहता है वो इन्फिनिटी के रूप में आ जाएगा। तो फाई कितना आ जाएगा आपका, टेन इनवर्स इनफाइनाइट। आपको पता है कितने पर होता है भाई, ये इनफाइनाइट कितने पर होता है, यह होता है आपका पाई पर। बताया था मैंने कि 10 के मान आपको याद करने, साइन के करने को उसके कितने पर, 90, बाद में 120, 135, 150, 270, इस प्रकार से 180, ये मान आपको पता होने चाहिए। तो फाई कितना है, दोनों के मध्य कलांतर कितना है आपका, सी आ जाएगा कितना, पाई। कितना आ जाएगा, पाई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एक थैला जिसका द्रव्यमान m है किसी धागे से लटका दिया, एक स्मॉल m द्रव्यमान की क्षैतिज वेग v से गोली आती है और थैले में धंस जाती है, तो संयुक्त निकाय के लिए क्या सही होने वाला। देखो एक थैला है और इसका द्रव्यमान है m, एक स्मॉल m द्रव्यमान की गोली आती है और इसका वेग दे रखा है v से और इसमें धंस जाएगी गोली, इधर आ जाएगी। अब इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m प्लस m हो जाएगा और ये कुछ इसका वेग भी रहेगा, उसका वेग। अब देखो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, संवेग। हमें संवेग संरक्षण का नियम लगेगा, संवेग संरक्षण। तो प्रारंभिक संवेग, भाई प्रारंभिक संवेग सिर्फ गोली का ही वेग था, उसके थैले का वेग 0 था, तो प्रारंभिक संवेग m v है। तो बाद में संवेग, बाद में कितना हो जाएगा, संवेग कितना हो जाएगा, m और m और उसका वेग, जैसे हमने v u मान लो, u मान लो, u हो गया, v तो दे रखा है वैसे ही, v तो क्या है ये दे रखा है, उसका वेग u होगा। अब संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण नियम से क्या पढ़ते हैं हम, प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग बराबर m v बराबर m प्लस m बट्टे आपका u। तो u हम निकाल सकते हैं, उसका वेग क्या हो जाएगा संपूर्ण निकाय का, m v बट्टे m प्लस m स्मॉल m है, ये रहेगा। अब देखो हमें क्या पूछ रखा है, संवेग, ये थोड़ा रहेगा, संवेग तो ये रहेगा भाई, ये तो गलत है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 m v u, ये होती है ना गतिज ऊर्जा। तो देखो m क्या है, टोटल द्रव्यमान m प्लस m, टोटल द्रव्यमान ये रहा। तो गतिज ऊर्जा क्या होने वाली है, मैं लिख दूं यहाँ पर, गतिज ऊर्जा क्या होने वाली है, क्या हो जाए, इधर लिख देता हूं, गतिज ऊर्जा 1/2 m प्लस स्मॉल m और इसका स्क्वायर u। देखो मान रख दो m प्लस m, u कितना है m स्क्वायर v स्क्वायर बट्टे m प्लस स्मॉल m का स्क्वायर। आप रखोगे एक, इससे ये कट गया, क्या बचा गया आपका m स्क्वायर v स्क्वायर बट्टे m प्लस m और 2 इसके मल्टीप्लाई में। इस प्रकार का देखो गतिज ऊर्जा ये भी नहीं होती है, संवेग ये भी नहीं होता है,
गतिज ऊर्जा mv² बट्टे 2m + n। ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, एक विमीय कण पर विचार कीजिए जो क्षेत्र 0 से 1 के मध्य, 0 से लेकर 1 के मध्य क्या है वो कार्यरत है, बद्ध है। तरंग फलन साई दे दिया आपको, साई कितना दे दिया आपको, साई बराबर कोस पाई x अपॉन 2a e⁻ आयटा ओमेगा t है। अगर इसका कण का विभव क्षेत्र पूछा आपको, कण का विभव क्षेत्र, ये प्रश्न पिछली बार सेकंड ग्रेड में आया था। सेकंड ग्रेड जो साइंस के डिपार्टमेंट में तो इसमें आया था, उसमें कितना था साइन था यहाँ पर, और यहाँ पर दे दिया कोस दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम ही रहता है। कैसे हम क्या पूछते हैं, ई साइन बराबर एच साइन, ई साइन बराबर एच साइन क्या है, श्रोडिंगर समीकरण। आपको पता होनी चाहिए श्रोडिंगर समीकरण। अगर आपको श्रोडिंगर समीकरण पता होगी तो आप इसको कर सकते हो, अन्यथा आप इसको नहीं कर पाओगे। श्रोडिंगर समीकरण से आप इसको कर सकते हो। देखो श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, ई साइन बराबर एच साइन। थोड़ा सा इसको लिख दो, क्या होता है, आयोटा एच कट डेल बट्टे डेल टी साइन, ठीक है, टी के रूप में, बराबर माइनस के एच कट स्क्वायर बट्टे 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर साइन प्लस वी साइन, इस प्रकार। और हमें इस v का मान, हमें ये आपकी श्रोडिंगर समीकरण है, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। अब देखो इसके लिए हमें दो चीज़ ज्ञात करनी है, एक तो ये t के रूप में लाना है, एक ये, दो चीज़ ज्ञात करनी है। तो इस जो दे रखा है तरंग फलन, इसका हम एक बार तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे और दो बार x के सापेक्ष। देखो कर लो, डेल साइन अपॉन डेल टी, क्या करोगे, t कहाँ है, ये रहेगा तो आ जाएगा कोस, तो आपका सेम का सेम, ठीक है, और e की पावर का ये रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा, आयटा ओमेगा माइनस में, तो क्या आ जाएगा, माइनस का आयटा ओमेगा और साइन रहता है, ठीक है, एक नंबर डाल दो। दूसरा क्या करोगे, इसका अक्ष के सापेक्ष करोगे, दो बार अवकलन, अक्ष के सापेक्ष एक बार किया तो आ जाएगा माइनस के साइन, कोस का क्या होता है, माइनस का साइन पाई x बटे 2a, और इसका क्या हो जाएगा, e की पावर का सेम रहेगा, और क्या आ जाएगा पाई बटा 2a, इसका भी होगा अंदर वाले का। दूसरी बार करोगे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा आपका, साइन का क्या जाएगा, कोस माइनस में रहेगा, यह जाएगा पाई अपॉन 2a का स्क्वायर कोस पाई x अपॉन 2a और e की पावर माइनस आयटा ओमेगा टी। मैंने ये प्रश्न करवाया हुआ है, देख लेना, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। क्या आ जाएगा, माइनस के ये सेम रहेगा तो क्या जाएगा पाई अपॉन 2a का स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन। ये आपकी समीकरण सेकेंड है। अब इन दोनों का मान इसमें रख सकते हैं हम, इन दोनों का मान इसमें हम रख सकते हैं। तो देखो मैं रख रहा हूँ वो मान, हमारे पास डेल क्या जाएगा, देखो मैं रख देता हूँ, डेल साइन अपॉन डेल टी क्या निकल कर आया, माइनस के आयटा ओमेगा साइन निकल कर आया। दूसरा क्या था, डेल 2 साइन अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर क्या निकल कर आया आपके पास, माइनस के क्या आएगा पाई अपॉन 2a का स्क्वायर साइन, दो चीज़ निकल कर आई है। अब देखो हमारे पास श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, माइनस के आयटा एच कट डेल साइन अपॉन डेल टी बराबर माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर साइन प्लस वी साइन, ठीक है। अब देखो माइनस के आयटा एच कट क्या है, कितना है, माइनस के आयटा ओमेगा साइन, ठीक है, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m क्या निकल कर आया इसका मान, इसका मान था माइनस के पाई अपॉन 2a का स्क्वायर और प्लस का v साइन, ये भी साइन था, साइन दोनों तरफ कट जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये प्लस में ही है पहले से ही है, तो क्या जाएगा, माइनस में रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा एच कट ओमेगा साइन। इधर से क्या आएगा, एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m और माइनस प्लस, तो आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस v।
अब v को उधर ले जाओ आप, v बराबर आ जाएगा आपका एच कट ओमेगा माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m और आपका पाई स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर कर सकते हैं। तो आ जाएगा आपका एच कट ओमेगा माइनस एच कट का स्क्वायर पाई स्क्वायर बट्टा 8m a स्क्वायर। ये आपका आंसर बन जाएगा एच कट माइनस एच कट का स्क्वायर बट्टे 8m a स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। देखो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका कौन सा है इस प्रकार का, ये रहा ऑप्शन। ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ऑप्शन रहेगा बी। ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ये रहा ऑप्शन ए है इसमें, सॉरी ए इसमें ऑप्शन है आपका राइट आंसर। देख लेना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, लास्ट प्रश्न। एक रेखिक सरल आवर्ती 2 लीटर का आवर्तकाल दे रखा है। क्या दे रखा है आवर्तकाल, टी दे दिया कितना, 1 सेकेंड। कितना दे दिया, 1 सेकेंड। तो इसकी शून्य बिंदु ऊर्जा, हमें शून्य बिंदु ऊर्जा दे दी। शून्य बिंदु ऊर्जा 1/2 एच कट ओमेगा नोट होता है, ये होती है शून्य बिंदु ऊर्जा। और हमें पता है 1/2 एच कट अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई बटे टी, ओमेगा का भी ये रहते हैं। 2 पाई से 2 पाई कट गया तो क्या आ गया, एच कट अपॉन 2t के रूप में। एच का मान कितना होता है, 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34 जूल होता है। और टी का मान 1 दे रखा है तो आ जाएगा 3.3 गुणा 10 की घात माइनस के 34 जूल। 3.3 गुणा 10 की घात माइनस के 34 जूल। एच का मान आपको पलांक नहीं है, तंक क्या होता है, 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34 जूल होती है। जूल इंटू सेकेंड होता है। एच का मान क्या होता है भाई, 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34 जूल इंटू सेकेंड होता है। इससे करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये आपके पूरे 43 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, 43 प्रश्न हमने इसके कर लिए हैं। तो ठीक है, धन्यवाद सभी को।